पार्टीशन की जो कहानी सालों से बताई गई है, हम उसी को सच समझते आए हैं। लेकिन अगर जो कहानी हम सबको बताई गई वो पूरी ही ना हो, अगर हकीकत ये हो कि लाखों मुसलमानों ने अपने वतन की तकसीम को रोकने के लिए अजीम जिद्दोजहद की हो, लेकिन उनकी आवाज हिस्ट्री से मिटा दी गई। ये उन आवाजों की कहानी है जो लड़ी, जो हारी और जो भुला दी गईं। ये वीडियो दो मेजर हिस्टोरिकल स्टडीज पर बेस्ड है। पहली किताब मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन डॉक्टर शमसुल इस्लाम ने लिखी, जो अल्लाह बख्श और दूसरे पेट्रियाटिक मुसलमान लीडर्स की सप्रेस्ड लेगेसी को डॉक्यूमेंट करती है। दूसरी किताब मुस्लिम्स अगेंस्ट द मुस्लिम लीग अली उस्मान कासमी और मेगन ईटन रॉब ने लिखी। इन दोनों बुक्स की रिसर्च मिलकर उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करती है जो बरसों तक जानबूझकर इग्नोर की गई। ऑफिशियल और पॉपुलर हिस्ट्री हमें एक सिंपल नैरेटिव देती है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान इसलिए डिमांड किया क्योंकि तमाम मुसलमान अलग मुल्क चाहते थे। कांग्रेस यूनाइटेड इंडिया के हक में थी। दो कम्युनिटीज, दो पॉलिटिकल विजन्स और नतीजा 1947 की पार्टीशन। लेकिन यह नैरेटिव सिर्फ इनकम्प्लीट नहीं है, यह हिस्टोरिकल रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। असल कहानी काफी ज्यादा पेचीदा थी। पार्टीशन के नताइज तबाहकुन थे। 5 लाख से 10 लाख लोग कम्युनल वायलेंस में मारे गए। तकरीबन 2 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हुए। आई विटनेस शेख अब्दुल मजीद लिखते हैं कि कत्ल नहीं रहा, लूट जुर्म नहीं रही और बेगुनाह औरतों और बच्चों का कत्लेआम आम बात बन चुका था। ये ट्रेजेडी नेचुरल नहीं थी, ये इंसान की बनाई हुई आफत थी। ये एक जहरीली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का रिजल्ट थी, टू नेशन थ्योरी। एक अहम हकीकत जो अक्सर छुपा दी जाती है, टू नेशन थियरी, यानी ये आइडिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग इररेकंसाइलेबल नेशंस हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग का इन्वेंशन नहीं थी। हिंदू नेशनलिस्ट थिंकर्स ने इस आइडिया को सबसे पहले पेश किया। 19वीं सदी के आखिर में राजनारायण बासु और नाभा गोपाल मित्रा ने कहा कि हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की बुनियाद हिंदू मजहब है। 1924 में लाजपत राय, जो कांग्रेस के रहनुमा थे, ने खुलेआम पंजाब को मुस्लिम और गैर मुस्लिम सूबों में डिवाइड करने का सजेशन दिया। 1937 में मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन से पहले वीडी सावरकर ने ऐलान किया कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग नेशंस हैं। एमएस गोलवलकर ने और आगे जाकर कहा कि माइनॉरिटीज को चाहिए कि अपनी अलग पहचान खत्म करके हिंदू नस्ल में शामिल हो जाएं या फिर हिंदू कौम के ताबे रहें, कोई इम्तियाज नहीं, हत्ता कि सिटीजनशिप का राइट भी नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा कि सावरकर और जिन्नाह एक बात पर मुत्तफिक थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग कौमें हैं, इख्तलाफ सिर्फ कोएग्जिस्टेंस की टर्म्स पर था। लेकिन क्या हिंदूज और मुस्लिम्स हमेशा अलग थे? पार्टीशन के ठीक 90 साल पहले 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिल्कुल अलग कहानी बताती है। हिंदू और मुस्लिम रेबल्स ने मिलकर बहादुर शाह जफर को लीडर चुना। रानी लक्ष्मीबाई के आर्टिलरी यूनिट को मुस्लिम ऑफिसर गुलाम गौस खान कमांड कर रहे थे। कम्युनल हार्मनी के लिए जनरल बख्त खान ने दिल्ली में काउ स्लॉटर पर बैन लगाया। ब्रिटिश ऑफिसर MR गबिन्स लिखते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स एक थे और दिल्ली का किंग उनका हुक्मरान था। ये यूनिटी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान रेजोल्यूशन के 1 महीने बाद दिल्ली में एक इनकलाब बर्पा हुआ। अप्रैल 1940 में सिंध के प्रीमियर अल्लाह बख्श सोमरो ने आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। पूरे हिंदुस्तान से 1400 डेलीगेट्स, जो जमीयत उलमाए हिंद, मोमिन कॉन्फ्रेंस, मजलिस अहरार, शिया कॉन्फ्रेंस और खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाए खिदमतगार जैसी तंजीमों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 26 अप्रैल को 50,000 मुसलमान दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान आज़ाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए निकले। कुल अटेंडेंस 75,000 तक थी।
ایک نیوز پیپر نے ڈکلیئر کیا یہ لاہور کانفرنس سے کہیں زیادہ ریپرزینٹیٹو گیدرنگ تھی انڈین مسلمز کی۔ ریزولوشنز بالکل کلیئر تھے۔ ہندوستان ایک ناقابل تقسیم ملک ہے، تمام سٹیزنز کا مشترکہ وطن، اررسپیکٹو آف ریس یا ریلیجن۔ اللہ بخش نے کہا، پورا ہندوستان ہمارا مشترکہ وطن ہے۔ ٹو نیشن تھیوری غلط، ان اسلامک اور خطرناک ہے۔ اللہ بخش نہایت ہی بہادر انسان تھے۔ ستمبر 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کے ٹائم انہوں نے پبلکلی اپنے برٹش کنفرڈ ٹائٹلز خان بہادر اور OBE واپس کر دیے، ونسٹن چرچل کی ہندوستان آزادی کے خلاف کی گئی اسپیچ کے پروٹیسٹ میں۔ اس بے باک ڈیسیژن نے برٹش اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 10 اکتوبر 1942 کو سندھ کے برٹش گورنر نے انہیں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آفس آف پریمیئر سے ڈسمس کر دیا۔ 14 مئی 1943 کو اللہ بخش کو پروفیشنل اساسنز نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ ان کا قتل پولیٹیکل مانا گیا۔ اللہ بخش مسلم لیگ کے پاکستان پلان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کی موت کے ساتھ اینٹی پارٹیشن موومنٹ اپنی سب سے پاورفل آواز کھو بیٹھی۔ پاکستان کی مخالفت بہت وسیع اور ڈائیورس تھی۔ جمعیت علماء ہند، جس کی لیڈرشپ مولانا حسین احمد مدنی کر رہے تھے، نے پارٹیشن کی اپوزیشن تھیولوجیکل بنیاد پر کی۔ متحدہ قومیت یعنی کمپوزٹ نیشنلزم کا نعرہ لگایا۔ ایک پلورلسٹک انڈیا کے لیے مثال کے طور پر انہوں نے میثاق مدینہ کا حوالہ دیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹی فیتھ کمیونٹی بنائی تھی۔ مومن کانفرنس نے 45 ملین بیکورڈ کلاس مسلمز ریپرزینٹ کیے، اسپیشلی ویورز۔ ان کا آرگیومنٹ تھا پاکستان ایک ایلیٹ سٹیٹ ہوگا جہاں اپر کاسٹ اشراف مسلم حکومت کریں گے، جبکہ ان کی اکنامک سروائیول ہندو آرٹیزنز کے ساتھ یونٹی پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ مجلس احرار نے پنجاب میں پارٹیشن کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اندیشہ جتایا کہ اس کا نتیجہ خوفناک رائٹس ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا مسلم لیگ برٹش امپیریلزم کے الائز ہیں۔ خان عبد الغفار خان کے خدائی خدمتگار نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں 2 لاکھ ممبرز تھے جو نان وائلنٹ ریزسٹنس کے لیے کمیٹڈ تھے۔ ان کے پروونس میں 90% سے زیادہ پولیٹیکل پرزنرز مسلمز تھے۔ آل پارٹیز شیعہ کانفرنس کو ڈر تھا کہ پاکستان سنی ڈومینیٹڈ سنیستان بنے گا اور ان کے رائٹس سپریس ہوں گے۔ مشہور دانشوروں نے آئیڈیولوجیکل جنگ کی قیادت کی۔ شبلی نعمانی نے بھی متحدہ قومیت کا نعرہ بلند کیا۔ مسلم لیگ کو سونے کے پرتوں والے لوگ قرار دیتے ہوئے کہا، یہ دولت اور طاقت کی عبادت کرتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کو فاؤنڈر ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے ڈکلیئر کیا، سوراج جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں وہ نہ ہندو رول ہوگا نہ مسلم رول، یہ متحدہ حکومت ہوگی۔ کانگریس کے رہنما اور مشہور عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد کہا کہ مذہب کی بنیاد پر پاک اور ناپاک علاقے بنانے کے تصور کو غیر اسلامی بتایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے الگ ملک چاہا تھا وہ بھی لیگ کے نظریے سے متفق نہیں تھے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے لیگ کے رہنماؤں کو ویسٹرنائزڈ اور غیر مذہبی کہا جو صحیح اسلامی ریاست قائم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے منصوبے کو مذاق میں ناپاکستان کہا۔ ایون چودھری رحمت علی جنہوں نے 1933 میں پاکستان کا نام کوائن کیا وہ بھی سخت مخالف بن گئے۔ رحمت علی سب کانٹیننٹ کے اطراف 10 سیپریٹ مسلم نیشنز چاہتے تھے۔ انہوں نے جناح کو کوئزلنگ یعنی غدار کہا کیونکہ انہوں نے ایک کانٹ چھانٹ ملک قبول کر لیا۔ پروونشل لیڈرز نے سینٹرلائزڈ مسلم نیشنلزم کو چیلنج کیا۔ پنجاب میں سر سکندر حیات خان کی یونینسٹ پارٹی ایک کراس کمیونل الائنس تھی جو پارٹیشن کی مخالفت کرتی اور میکسیمم پروونشل آٹونومی چاہتی تھی۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں عبد الغفار خان کی موومنٹ کے ذریعے کانگریس نے 1945-46 الیکشنز جیتے۔ بلوچستان میں خانیٹ آف قلات نے پاکستان میں شامل ہونے سے انکار کیا اور اپنی مکمل انڈیپینڈنس برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔
ये रिलीजियस डिवीजन नहीं था, ये पावर, ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी का मसला था। मुस्लिम लीग अपनी 1946 इलेक्टोरल विक्ट्री से लेजिटिमेसी क्लेम करती है, लेकिन देखें कि वाकई में वोट कौन दे सकता था। इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर हुए, जो प्रॉपर्टी और एजुकेशन की बेस पर रिस्ट्रिक्टेड फ्रैंचाइज इंप्लीमेंट करता था। इसका मतलब था कि सिर्फ 28.5% अडल्ट पॉपुलेशन वोट कर सकती थी। बिहार में सिर्फ 7.8% पॉपुलेशन वोट करने के लिए एलिजिबल थी। आम लोग, किसान, दुकानदार, मजदूर एक्सक्लूड कर दिए गए। वही लोग जिनको मोमिन कॉन्फ्रेंस, कृषक प्रजा पार्टी और दूसरे एंटी पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट कर रही थीं, उनकी कोई वॉइस नहीं थी। लीग का मैंडेट प्राइमरीली मुस्लिम एलीट से आया, जबकि मुस्लिम मासेस जो पार्टीशन अपोज कर रहे थे, सिस्टमैटिकली साइडलाइन हो गए। नंबर्स और कन्विक्शन के बावजूद एंटी पार्टीशन मुसलमान क्यों नाकाम हुए? 3 इंटरकनेक्टेड फोर्सेस ने उनकी मूवमेंट को नाकाम किया। पहला, मुस्लिम लीग की सिस्टमैटिक कैंपेन ऑफ टेरर। उसकी क्वाजी मिलिट्री विंग मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने वायलेंटली ओपोनेंट्स पर अटैक किया। मीटिंग्स डिसरप्ट की गईं, लीडर्स को मारा गया, उनके फॉलोअर्स कत्ल किए गए। मौलाना आजाद पर अलीगढ़ में अटैक हुआ। इस्लामिक उलमा की दाढ़ी नोचकर उन्हें रुस्वा किया गया। अल्लाह बख्श शहीद कर दिए गए। दूसरा, हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने लीग के प्रोपेगेंडा को और ताकत दी। जब सावरकर ने कहा मुसलमानों को हिंदू कौम के ताबे रहना होगा और गोलवरकर ने मुतालबा किया कि वो हिंदू नस्ल में शामिल हो जाएं या फिर सिटीजन्स राइट्स भी ना पाएं, तो लीग की इस्लाम खतरे में है की आवाज को और क्रेडिबिलिटी मिल गई। खौफ लीग का सबसे असरदार हथियार बन गया। तीसरा, कांग्रेस की दगाबाजी। गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम यानी ग्रेट लीडर का खिताब देकर लीग को लेजिटिमाइज किया। मौलाना आजाद ने बाद में कहा कि इस एक अमल ने जिन्ना की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दोबारा रिवाइव कर दिया। जून 1947 में कांग्रेस हाई कमान ने माउंटबैटन प्लान फॉर पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया। पेट्रियाटिक मुस्लिम्स के लिए, जो एक यूनाइटेड इंडिया के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके थे, कांग्रेस की ये आखिरी दगाबाजी थी। अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, ने महात्मा गांधी से गहरे दुख के साथ कहा, हम पख्तूनों ने आपका साथ दिया और आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन अब आपने हमें छोड़ दिया है और भेड़िए के हाथों बेच दिया है। कांग्रेस की कबूलियत पूरी एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए एक बड़ा सदमा थी। जिन पर भरोसा किया था, उन्होंने इनको एक ऐसी बटी हुई सरजमीन में छोड़ दिया जो वो कभी नहीं चाहते थे। 1947 के बाद इस हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली मिटा दिया गया। पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड मुस्लिम ऑपोजिशन को तस्लीम करना मुल्क की बुनियाद के खिलाफ था। हिंदुस्तान में ये पेट्रियट्स ज्यादातर भुला दिए गए। इनकी हिस्ट्री को कांग्रेस पार्टी की एक छोटी ब्रांच बना दिया गया। मजलिस-ए-एहरार, जिन्होंने जिन्ना को काफिर आजम कहा था, उन्हें गैर मामूली कोशिशें करनी पड़ीं नए पाकिस्तान से वफादारी साबित करने के लिए। अब्दुल गफ्फार खान को अंग्रेजों से ज्यादा पाकिस्तानी हुकूमतों ने कैद में रखा। मियां इफ्तिखारुद्दीन को इस्लामी सोशलिज्म का मुतालबा करने पर मुस्लिम लीग से निकाल दिया गया, जो उन्हें लगा था पाकिस्तान वादा करता है। जमीयत-ए-उलमाए हिंद ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। एक गैर मजहबी मुश्तरका कौम के लिए अपनी जंग जारी रखी। लाखों पेट्रियाटिक मुसलमानों की आवाजें खामोश कर दी गईं, दलील और आर्ग्यूमेंट से नहीं, बल्कि वायलेंस, पोलराइजेशन और पॉलिटिकल अबैंडनमेंट से। ये तारीख सिर्फ माजी नहीं, ये आज भी निहायत अहमियत रखती है। पेट्रियाटिक मुस्लिम आवाज़ों को मिटाने के खतरनाक नताइज हुए हैं। ये आज के कम्युनल पॉलिटिशियंस को ये दावा करने देती है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा अलग थे, हमेशा दुश्मन थे। ये साउथ एशिया को घेर रही जहरीली पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है। लेकिन इस दबाई गई हिस्ट्री को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी न सिर्फ मुमकिन थी, बल्कि लाखों ने इसके लिए जान तोड़ कोशिशें की। अल्लाह बख्श,
अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जमीयत उलमाए हिंद के उलमा, मोमिन कॉन्फ्रेंस के 45 लाख मुसलमान, 2 लाख खुदाई खिदमतगार, सब ने एक अलग मुस्तकबिल पर यकीन किया। उन्होंने इस यकीन के लिए अपनी आज़ादी, अपने करियर और अक्सर ने अपनी जान दी। टू नेशन थियरी कोई इटर्नल ट्रूथ नहीं था, ये एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन था जिसकी फतह हुई लाजमी तौर पर नहीं बल्कि तशद्दुद, खौफ और स्ट्रेटेजिक नाकामी से। आज जब हम वही कम्यूनल बयानबाजी देख रहे हैं जो 1947 की तबाही की वजह बनी, हमें ये पूछना चाहिए, ये भुलाए गए पेट्रियाटिक हमसे क्या याद रखवाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान 1857 में साथ लड़े, कि 1940 में 75,000 मुसलमान पार्टीशन रिजेक्ट करने के लिए दिल्ली में जमा हुए, कि ये डिवाइड कभी अनब्रिजेबल नहीं था। उनकी लेगेसी हमें चैलेंज करती है कि अगर वो कॉलोनियल रूल और कम्यूनल पोलराइजेशन के सबसे तारीक वक्तों में एक यूनाइटेड और मुत्तहिदा कौमियत का मुस्तकबिल सोच सकते थे तो हम क्यों नहीं। ये 2 किताबें हमारे सामने तारीख का एक ऐसा सच सामने रखती हैं जो अक्सर आम लोगों को बताया नहीं जाता, और ज्यादा जानने के लिए इन किताबों को पढ़ें। हमेशा ये याद रखें कि हिस्ट्री कभी इतनी सादा नहीं होती जितनी बताई जाती है या किताबों में लिखी जाती है।